हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मासिक जांच परीक्षा का हल, ठीक है ना। आज हम मासिक जांच परीक्षा का हल देखेंगे और इसके लिए कक्षा है 10वीं कक्षा का है। विषय है हिंदी बी, ठीक है, विषय हिंदी बी है और अक्टूबर माह का यह मासिक जांच परीक्षा है और इसके लिए समय 2 घंटा और इसका पूर्णांक 40 है। तो चलिए अब चलते हैं सवालों में। देखिए सबसे पहले क्या है, सामान्य निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब जिस प्रकार से कहा गया हो उसी प्रकार से उत्तर देना है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्लास का यानी कि 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक किसी भी विषय का PDF का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर में संपर्क करने से आप उसका वीडियो सॉल्यूशन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सवालों में चलते हैं। देखिए निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर में कह रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश है जो कि हमको पढ़ने होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, सीधे से हम जो यहाँ पर सवाल दिया है उसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है, ठीक है। व्यवहार जो होता है उसको सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। तो जब आप पढ़ेंगे पैसेज को, गद्यांश को, तो आपको पता चलेगा कि विकसित अवस्था में जो होता है व्यवहार सुधरता है, ठीक है, विकसित अवस्था में। आगे चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। छात्र व्यवस्था की तुलना विकसित पेड़ से करना क्यों ठीक नहीं है, ठीक है। कह रहा है छात्र व्यवस्था की तुलना जो है विकसित पेड़ से करना क्यों ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पेड़ की शाखा टूट जाती है, 2 है शाखा तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, तीसरा है शाखाएं बहुत भारी होती है, चौथा है विकसित पेड़ की शाखा मुड़ नहीं पाती। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर चौथा, विकसित पेड़ की शाखा मुड़ नहीं पाती है। अब चलिए आगे नंबर जाते हैं तीसरा में क्या कर रहा है कि छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था, ठीक है। 3 नंबर में है छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कठोर अनुशासन का पालन करने के लिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कठोर अनुशासन का पालन करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं चौथा नंबर का सवाल क्या है कि छात्र व्यवस्था सफ़ेद चादर के समान है क्योंकि, ठीक है। छात्रावस्था, ठीक है, छात्रावस्था सफ़ेद चादर के समान है क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। आगे चलिए 5वां सवाल कर रहा है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ये जो गद्यांश लिखा गया है गद्यांश, उसका उपयुक्त शीर्षक मतलब उसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 5वां का हो जाएगा विद्यार्थी जीवन, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे चलिए दूसरा नंबर का सवाल, सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है पहला नंबर में कि शुद्ध में कौन सा उपसर्ग लगाकर इसका विलोम शब्द बनेगा, ठीक है। शुद्ध में अगर क्या लगा देंगे तो इसका विलोम शब्द बन जाएगा। तो दूसरा का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा ठीक है ना, अविलोम, सॉरी अशुद्ध अगर हो जाएगा तो अविलोम जो शब्द है वो विलोम बदल में हो जाएगा, ठीक है। विलोम मतलब उल्टा शब्द, तो शुद्ध मतलब होता है अच्छा, अशुद्ध मतलब हो जाएगा खराब, तो विलोम शब्द हो जाएगा, लगा देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्या है अगला सवाल में। अगला सवाल है दूध वाला इस शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। तो इस शब्द में जो प्रत्यय है वो वाला है, क्या है। दूसरा का जो सही आंसर है वो जगह पहला वाला है, इसमें प्रत्यय, ठीक है। अगला चलिए क्या है अगला सवाल, पंकज शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि व्यंजन संधि। आगे चलिए चौथा नंबर में क्या कर रहा है, इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन नहीं है, ठीक है ना। शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, चौथा नंबर पूछ रहा है। तो चौथा का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। कितना हो जाएगा, चौथा का चौथा हो जाएगा, ठीक है। तमसा जो है शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। अब चलिए 5वां में चलते हैं, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थिक ध्वनि क्या कहलाती है। इसका जो 5वां का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है ना, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें या उत्तर दीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछा गया है, इनमें से हमें 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा
हितैषी है, अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल यहाँ पर कुछ सीधे चौथा सवाल दिख रहा है, 1 मिनट। देखिए तीसरा का दूसरा सवाल यहाँ पर है, क्या कर रहा है। तीसरा का दूसरा सवाल है, ठीक है। तीसरा का दूसरा सवाल यहाँ पर है, कह रहा है मनुष्यता कविता में कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। ठीक है, मनुष्यता जो कविता है उसमें कवि जो है वह किस प्रकार की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहता है प्रत्येक मनुष्य समयानुसार यानी कि समय के अनुसार अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन नश्वर है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे बाद में भी याद रखा जाए, उसकी मृत्यु व्यर्थ न जाए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यानी कि तीसरा नंबर का सवाल क्या कर रहा है। तीसरा नंबर कर रहा है हे टूट पड़ा भू पर अंबर, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर देखिए। कहता है इसका भाव है कि जब आकाश में चारों तरफ असंख्य बादल छा जाते हैं तो वातावरण धुंधमय हो जाता है और केवल झरनों की झरझर ही सुनाई देती है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यही है। यहाँ रीड मोर ऑन इसको नहीं लिखना है, आपको पढ़ा हो तक लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा नहीं चौथा नंबर। अभी चौथा नंबर में क्या कर रहा है कि बड़े भाई साहब को अपने मान की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती है। ठीक है, जो बड़े भाई होते हैं उसको अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कि यदि छोटे भाई बहन किसी भी प्रकार से गलत राह पर जा रहे हो तो बड़े भाई का यह यहाँ पर होगा, यह प्रमुख कर्तव्य बनता है कि उसे सही राह दिखाएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़े भाई को अपना इच्छा दबाना पड़ता है या दबानी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है वो पूरा हो चुका है, 4 ठो। अब हम अगला प्रश्न में जाएंगे। चलिए देखते हैं हम चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर भी किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ प्रत्येक सवाल जो है 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है कि मीठी वाणी का प्रभाव चमत्कारी होता है। मीठी वाणी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है। मीठी वाणी मन के से क्रोध और घृणा के भाव को नष्ट कर देती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं या आप लिख सकते हैं इतना लिखने के बाद कि यही कारण है कि मीठी वाणी बोलने से अपने जो क्वेश्चन है वहाँ से लिख सकते हैं अपने तन को शांति मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना के लिख सकते हैं वहाँ से। तो हम अगला सवाल में जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या है। अगला सवाल है मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए 2 नंबर में है कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके संदेश को पढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए अब हम इसके आंसर देखते हैं। क्या कह रहा है कि मनुष्यता कविता द्वारा कवि त्याग, बलिदान, मानवीय एकता, सहानुभूति, श्रद्धा भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। कवि चाहता है कि समस्त मनुष्य एक दूसरे के साथ अपनत्व की अनुभूति करे, वह दीन दुखियों ज़रूरतमंदों के लिए सहानुभूति का भाव रखते हुए त्याग करने के लिए सहर्ष तैयार रहें। तो चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कितना नंबर है। अगला सवाल है 3 नंबर का सवाल। ठीक है, क्या कर रहा है पार्श्व ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए पार्श्व ऋतु का प्रकृति कौन कौन सा परिवर्तन आता है उसको हम देखते हैं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं सरल शब्दों में। सरल शब्दों में देखो यही रहा, सरले बता रहे नहीं। पासो ऋतु में प्रकृति में वो सब ने दोसर के अथिया यूज करा था एक सिरकोडर हुआ। कौन कौन से परिवर्तन आता है कविता के आधार पर बताइए। पासो ऋतु कौन सी है? 5 को पता लो, अगर मैं 4 को दिया लो, मैंने 5 को दिया लो, अगर मैं 4 को बता लो पता। कौन से परिवर्तन आते हैं कविता के आधार पर बताइए। कौन सा पल्ले है यार तो पासो ऋतु दिए नहीं रहले। अरे चलते हो यहाँ मराइए कुछ नहीं, काट दे कर दो। हाँ ठीक है। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कर रहा है कि इस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। क्या क्या कैसा कैसा? तो विशाल आकार वाला पर्वत तालाब के स्वच्छ जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। फिर कह रहा है पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं। उसके बाद और भी है, क्या है? झरनों का पानी मोती की लड़ियों के समान सुशोभित होता है। और फिर कह रहा है कि ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एकटक देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल चलिए, और एक सवाल बाकी है यहाँ पर। तो चलिए देखिए पांचवा सवाल में क्या कर रहा है कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समस्या कैसे आती है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका हल क्या कर रहा है कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञानों से नहीं आती बल्कि अनुभव से आती है। इसके लिए उन्होंने अम्मा, दादा व हेडमास्टर की अम्मा के उदाहरण भी दिए हैं कि वे पढ़े लिखे ना होने पर भी हर समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए अब यह सवाल जो है ख़त्म हो चुका है। 5वां नंबर में जाएंगे हम। चलिए देखिए 5वां सवाल में यहाँ पर क्या है, प्रश्न 5वां का प्रश्न संख्या 1, ठीक है ना। 5वां नंबर का 1 नंबर में क्या है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है, मतलब व्यंग्य प्रकार से ढोंग किया है। क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, देखिए आंसर यहाँ पर है कि बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य किया है। उनके अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रंटत विधा पर बल दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान पर नहीं। अंग्रेजी भाषा पढ़ने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है जबकि मातृभाषा हिंदी है। इसके अतिरिक्त अलजबरा और एलजेब्रा और ज्योमेट्री के तर्क उनकी समझ से परे थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर क्या है, कहता है पर्वत प्रदेश में पावस पाठ का सार, ठीक है। पढ़ते हैं। कवि कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है, कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदलता रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लगे रहे हैं जैसे पर्वतों की आँखें हो और वो इन आँखों के सहारे अपने आप को अपने चरण में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ख़त्म है। चलिए।